नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 64 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, द न्यू बॉर्न बेबीज शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद पैरेंटल प्रोडक्ट्स विच आर प्रिजर्व विथ। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव की बात चल रही है, जो अगर पेरेंटल प्रोडक्ट्स में अगर डाल दिया जाता है तो ऐसे पेरेंटल प्रोडक्ट्स न्यूबॉर्न बेबीज को नहीं देने चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रिजर्वेटिव है जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स में डालने से न्यूबॉर्न बेबीज को प्रॉब्लम हो सकता है? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन बेंजालकोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, बेंजिल अल्कोहल या फिर क्लोरोब्यूटेनॉल। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, बेंजिल अल्कोहल जैसे प्रिजर्वेटिव्स अगर हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स में डालते हैं तो वो न्यूबॉर्न बेबीज में टॉक्सिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं दोस्तों। तो बेंजिल अल्कोहल अगर प्रिजर्वेटिव है तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स न्यूबॉर्न बेबीज को नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सारे के सारे प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल है। इसके साथ में इथेनॉल, ग्लिसरॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और क्लोरोक्रिसॉल क्रिसॉल जैसे प्रिजर्वेटिव भी यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पूछा है, प्रिजर्वेटिव्स शुड नॉट बी एडेड टू। प्रिजर्वेटिव कौन से इसमें ऐड नहीं किया जाता है? ऑप्शन में देखो एलवीपी, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल जिसे इन्फ्यूजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंट्रास्पाइनल इंजेक्शंस, इंट्रा ऑक्यूलर इंजेक्शंस और ऑल ऑफ दिस। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाने वाला और ये ऑक्यूलर यानी आई में दिए जाने वाले इंजेक्शंस है। तो प्रिजर्वेटिव किस में ऐड नहीं करना चाहिए? सभी को पता है लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल जो सिंगल इसमें इसका यूज़ होता है, सिंगल यूज़ होता है, तो इस पे तो नहीं डाला जाता है प्रिजर्वेटिव। और इस ऑप्शन को भी याद रखिएगा, इंट्रास्पाइनल इंजेक्शन में नहीं डाला जाता है, इंट्राऑक्यूलर इंजेक्शन में भी नहीं डाला जाता है ये प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेटिव्स कौन से डोसेज फॉर्म में डाला जाएगा? तो ये वायल्स जो एक मल्टीपल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है इंजेक्शन, तो ऐसे इंजेक्शन में ये प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पूछा है स्पार्जिंग मीन्स क्या होगा। स्पार्जिंग का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए तभी इसका जवाब दे पाएंगे दोस्तों। स्पार्जिंग का मतलब क्या है? देखो ऑप्शन में दिया है, नाइट्रोजन गैस डिस्प्लेसेस एनी डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द ड्रग सोल्यूशन, नाइट्रोजन गैस डिस्प्लेसेस एनी डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ड्रग सोल्यूशन, या फिर ऑक्सीजन गैस डिस्प्लेसेस एनी डिजॉल्व नाइट्रोजन फ्रॉम द ड्रग सोल्यूशन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिस्प्लेसेस एनी डिजॉल्व नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द ड्रग सोल्यूशन। तो स्पार्जिंग का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ये नाइट्रोजन गैस जो होता है ना वो डिस्प्लेस करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द ड्रग सॉल्यूशन। ये मतलब हम जब एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ड्रग को ख़राब ना करे, हमारे ड्रग का ऑक्सीडेशन ना करे, इसलिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं दोस्तों, है ना, ताकि वो हमारे ऑक्सीजन जो है हमारे जो पर्टिकुलर ड्रग है उसके साथ में रिएक्शन ना करे। तो ये नाइट्रोजन भी उसी के लिए डाला जाता है कि ये उस ड्रग सोल्यूशन से पूरा का पूरा ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सके, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन ना रखे, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे जो डिज़ायर्ड ड्रग मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन करके उसको डिटेरियोरेट कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से ड्रग को बचाना है तो नाइट्रोजन गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डिस्प्लेस करता है ऑक्सीजन को, तो इसी को स्पार्जिंग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोडेक्स्ट्रीन शुड नॉट बी यूज इन पैरेंटल प्रोडक्ट्स। देखो साइक्लोडेक्स्ट्रीन जैसे मॉलिक्यूल भी पैरेंटल प्रोडक्ट्स में ऐड किए जाते हैं एज व्हीकल वगैरह, जो ड्रग को सॉल्यूबल बनाए हमारे व्हीकल के अंदर, तो इसके लिए साइक्लोडेक्स्ट्रीन ऐड किया जाता है। तो इसमें से कौन सा साइक्लोडेक्स्ट्रीन है जो पैरेंटल प्रोडक्ट में यूज़ नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन, गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखो यहाँ से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन। ये जो है ना ये किडनी डैमेजेस के जैसे प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसके लिए बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो है वो पैरेंटल प्रोडक्ट्स में ऐड नहीं किया जाता है। मैं आपको बता दूँ ये साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो होते हैं बकेट शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, ये साइक्लिक ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जो इसके सेंटर में जो है ना, इसके सेंटर में यहाँ पे ए पोलर सेंटर होता है दोस्तों। यहाँ बाहर जो होता है वाटरफिलिक यानी हाइड्रोफिलिक एरिया होगा और अंदर जो है हाइड्रोफोबिक एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ड्रग मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैप्चर करके ये हमारे वाटर जो फॉर इंजेक्शन जो व्हीकल होता है मेन पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो उसके साथ में ये पेरेंटल प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होता है साइक्लोडेक्स्ट्रीन, जो भी वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं होता है उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
देखो पूछा है द एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन अल्कली पैरेंटल प्रोडक्ट्स इज, देखो अल्कली पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट सही होगा। ऑप्शन में देखो ये सल्फाइड साल्ट यहाँ पे दिए है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। अल्कली पैरेंटल्स की बात होगी तो सोडियम सल्फाइड जैसा एंटीऑक्सीडेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सल्फाइड साल्ट ऐड करेंगे अल्कली पैरेंटल्स के लिए। और बात करते हैं एसिडिक पैरेंटल के लिए, यहाँ पे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को ऐड करना है। न्यूट्रल पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड हमें ऐड करना है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन से हम हमारे ड्रग को बचा सके। पैरेंटल में जो भी प्रोडक्ट्स में ड्रग है उसको बचाना है ऑक्सीडेशन से, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारे के सारे सल्फाइड साल्ट से, देखिए सल्फाइड है तो यहाँ पे अल्कली है, बाइसल्फाइड है तो न्यूट्रल है, और मेटा बाइसल्फाइड है तो एसिडिक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल एंटीऑक्सीडेंट विच कैन बी यूज्ड इन ऑयल बेस्ड पैरेंटल प्रोडक्ट्स। अगर ऑयल को इस्तेमाल किया जा रहा है कि ड्रग को वो सॉल्युबल बनाया हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन व्हीकल में, तो ऐसे ऑयल बेस्ड जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स है उसके लिए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट सही होगा। ऑप्शन में देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल या फिर अल्फा टोकोफेरॉल। देखो बहुत ही आसान सवाल है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम देखेंगे तो विटामिन सी होगा, और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है। और अल्फा टोकोफेरॉल का दूसरा नाम है विटामिन ई, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फड़के से हम याद रखते हैं एडीई के जो विटामिन है वो फैट सोल्यूबल है, उसमें से भी विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। तो ये ऑयल सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है, तो इसी को लेना बहुत सुटेबल रहेगा, मोस्ट सुटेबल रहेगा। इसको एज अ एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करें ऑयल बेस्ड पैरेंटल प्रोडक्ट्स में, ठीक है दोस्तों। और अगर एक्वियस पैरेंटल प्रोडक्ट्स है तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है। और बात करेंगे बीएचटी की, ये भी पैरेंटल प्रोडक्ट्स में एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑयल बेस्ड पैरेंटल प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन ई बहुत सही जवाब होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच स्टेटमेंट इज ट्रू, सही स्टेटमेंट को टिक करिएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे अंबर ग्लास, ग्रीन ग्लास और ब्लू ग्लास की बात चल रही है। तो ऑप्शन में ए में क्या दिया है, अंबर ग्लास इज वाइडली यूज्ड टू पैकेज फार्मास्यूटिकल ससेप्टिबल टू डिग्रेडेशन बाय सनलाइट। देखो सनलाइट से जो ड्रग खराब हो रहे हैं उनको बचाने के लिए ऐसे ड्रग को अंबर ग्लास में हम पैकेज करते हैं। नेक्स्ट बात चल रही है ग्रीन कलर के ग्लास की। ग्रीन कलर ग्लास इज मोस्टली यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ द बिवरेजेस, ठीक है, बिवरेजेस को पैक करने के लिए ग्रीन ग्लास का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लू ग्लास मेक्स द व्हाइट प्रोडक्ट्स अपीयर्स वाइटर, जो भी व्हाइट प्रोडक्ट्स है उनको ज़्यादा वाइटर दिखाने के लिए ब्लू ग्लास का इस्तेमाल होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ग्लास के जो यहाँ पे यूजेस दिए हैं ये बहुत सही है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही करना है यहाँ से, ऑल ऑफ दिस। तो इन ग्लासेस की यूज इस्तेमाल को भी आपने याद रखना है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन आपको करना है कोई भी ट्रांजेक्शन आपको यूज़ करके, बाय पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल करके। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी दिया है, इसी मोबाइल नंबर को यूज़ करके ये ट्रांजेक्शन करना है 8087339648। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद तुरंत आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। और आपको आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये सारा नोट्स काम में आएगा। तो कोशिश करिएगा इस मेंबरशिप को जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए, ठीक है। अभी एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, इन कम समय में भी आप ये सारा नोट्स आसानी से पढ़कर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो, और आपका स्कोर को अच्छा एक वैलिड स्कोर ला सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, आपका कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्लास्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लास्टिक्स के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं प्लास्टिक्स के 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये उसी के बारे में सवाल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज्ड इन द ब्लोफिल सील टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन बी शेप्ड ओनली वंस, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब मैं आपको बता दूं, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी सही करना है, ऑल ऑफ दिस आर द ट्रू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हम बार बार मल्टीपल शेप में नहीं ला सकते, इसको एक ही बार हम शेप दे सकते हैं। और ये जो है ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं,
लिंक्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है। और ये ब्लो फिल सील टेक्नोलॉजी के बारे में हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। तो ये ब्लो फिल सील में याद रखिएगा, इस टेक्नोलॉजी में थर्मोप्लास्टिक्स का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो पूछा है प्लास्टिक्स आर मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रूडेड इनटू अ हॉलो ट्यूब टर्म एज पैरिसन। उस ट्यूब को क्या बोला जा रहा है? पैरिसन। एंड दिस पैरिसन कैन बी मेड फ्रॉम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ब्लो फिल सील टेक्नोलॉजी जो होता है, इसमें वो प्लास्टिक को ब्लो भी किया जाता है, उसको लिक्विड से फिल भी किया जाता है और सील भी किया जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस विद इन सेकंड में होता है ये, और ये बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये इसमें थर्मोप्लास्टिक्स ही यूज़ होते हैं। तो हमें बताना है इसमें जो ब्लो किए करके, ये प्लास्टिक को ब्लो करके ये जो हॉलो ट्यूब बनाई जा रही है उसे पैरिसन बोलते हैं। तो ऐसे पैरिसन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल सही होगा यहाँ पे दिया हुआ प्लास्टिक्स में से? तो हमने आपको बता दिया इसमें थर्मोप्लास्टिक्स ही यूज़ होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता होना ज़रूरी है थर्मोप्लास्टिक का सही एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, यूरेथेन्स, रबर्स, पॉलीथिलीन्स या फिर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड्स। तो यहाँ से सही जवाब होगा थर्मोप्लास्टिक्स का जो एग्जाम्पल होगा। तो मैं आपको बता दूं थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर ये आता है पॉलीइथिलीन। तो यहाँ पे पॉलीइथिलीन से ही ये पैरिसन बनेगा, है ना। तो ब्लो फिल सील में थर्मोप्लास्टिक्स यूज होते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स में पॉलीइथिलीन आता है। खास करके पॉलीइथिलीन पॉलीप्रोपिलीन को ये पैरिसन बनाने के लिए यूज किया जाता है। और बाकी जो ऑप्शन है यूरेथेन्स, रबर्स, यूरिया फॉर्मेट, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में आते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी क्लियर कर दूँ, ठीक है। कोई कैसे भी सवाल बनेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सारे पॉली वाले हैं जनरली याद रखने के लिए। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीस्टारीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलिस्टर और नायलॉन। और ये पॉलिस्टर की बात करेंगे तो इस थर्मोसेटिंग में अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर आते हैं। बाकी इपॉक्साइड आएगा, यूरेथेन्स, रबर्स और यूरिया फॉर्माल्डिहाइड आएगा, ठीक है। ये मल्टीपल फॉर्म में हम कर सकते हैं। और थर्मोसेट जो है सिर्फ एक ही बार इसका सेटिंग होता है, वंस हम इसको शेप दे सकते हैं, सिर्फ ओनली वंस, है ना। और ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं थर्मोसेटिंग वाले। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इन ऑयल इन वाटर एमल्शन, ठीक है। ऑयल इन वाटर एमल्शन विच आर इंटेंडेड फॉर द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे एमल्शन है ये ऑयल इन वाटर जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर ड्रॉपलेट साइज मस्ट बी कंट्रोल, ठीक है। इसका ड्रॉपलेट साइज हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड इज़ यूजुअली लेस दैन, कितना होना चाहिए? देखो ऑयल इन वाटर एमल्शन जब बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो ड्रग जो होगा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए उसको ऑयल में डाला होगा और उसके बाद में उसको ऑयल इन वाटर एमल्शन में कन्वर्ट किया होगा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंजेक्शन बनाने के लिए। और जब ऐसा बनाते हैं तो वो जो ऑयल बन रहा है उसमें उसके ड्रॉपलेट की साइज़ हमें कंट्रोल करनी है, और वो कितनी होनी चाहिए ये यहाँ पे पूछा है। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे वो बड़े ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे तो ये क्या कर सकता है? ऑयल एम्बोलिज्म फॉर्मिंग इन द ब्लड स्ट्रीम, ऑयल एम्बोलिज्म बनाएगा ब्लड में हमारे, है ना। तो यहाँ से उसका साइज हमें बताना है कि कितना होना चाहिए। लेस दैन, ऑप्शन देखो 1 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर या फिर 7 माइक्रोमीटर। तो ये यूजुअली रखा जाता है लेस दैन 3 माइक्रोमीटर दोस्तों, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का आपको मैसेज आएगा और इससे आपको काफ़ी सारा लाभ होगा। तो जुड़े रहिएगा हमसे। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।